वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल्फा मेंटर। सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बच्चों आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी साइंस स्ट्रीम में ज्वाइन किया है। आपने अपने कैरियर की फर्स्ट स्टेज है आपकी, जहां पे आपने साइंस चूज किया है और उसमें भी आपने पीसीबी या पीसीएम दोनों में से किसी को भी चूज किया है, उसमें केमिस्ट्री कॉमन है। तो बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पढ़ना और क्यों ये दोनों सब्जेक्ट्स में यानी दोनों स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट है? यानी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तब भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, अगर आप बायोलॉजी फील्ड में जाएंगे तब भी आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मार्कर है वो किससे बना हुआ है, ये कपड़े या क्लोथ्स हैं वो किससे बने हुए हैं, ये बोर्ड किससे बना हुआ है, आप एरोप्लेन किससे बना सकते हैं, आप कंप्यूटर किससे बना सकते हैं, आप साइकिल किससे बना सकते हैं। कोई भी चीज चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका क्या बेसिक आधार है, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज है, यानी आपके सामने जो कुछ भी है अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या जानते हैं, मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है बच्चों को? मैटर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं। एनीथिंग or any substance which has got the mass and occupies certain minimum volume is said to be matter। और मैटर को आप अपने 5 सेंसेस हैं जैसे कि स्मेल है, टच है, हियर है या टेस्ट है, उसके द्वारा आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो या आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो मैटर की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री के अंदर आती है और मैटर का उपयोग सब जगह होता है। कोई भी फील्ड हो आपको वहां पर मैटर से डील करना पड़ेगा। अगर आप लिविंग साइंस में जाते हैं या बायोलॉजिकल साइंस में जाते हैं वहां भी आपको मैटर आएगा, वहां पर वो लिविंग मैटर आएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो वहां नॉन लिविंग मैटर आएगा। तो इंजीनियरिंग जो है वो कोर है, यानी यूनिवर्स का जो कोर है वो मैटर है जिससे अपन डील करते हैं। और जो केमिस्ट्री है वो आपको इस मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये जो अल्फा मेंटोर की क्लासेस हैं यहाँ पर आपको न केवल कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी बल्कि आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में मिलेगी ताकि आप उसको समझ सको और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ सको। तो अब हम केमिस्ट्री को जो कि डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। और क्या स्टडी कर सकते हैं अपन मैटर की? हम स्टडी करते हैं मैटर का स्ट्रक्चर, हम स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन, हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज और हम स्टडी करते हैं मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम केमिस्ट्री को किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? तो वी कैन से द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर अंडर द गिवन कंडीशन। यानी जो दी गई कंडीशंस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा या केमिकल रिएक्शंस क्या होगा। तो केमिस्ट्री बेसिकली मैटर की स्टडी है जिसमें आप मैटर के इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। अब ऑब्वियसली मैटर कितने टाइप्स का हो सकता है? मैटर लिविंग हो सकता है या मैटर नॉन लिविंग हो सकता है। तो उसी के आधार पर इनिशियली केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया और दूसरे पार्ट को ऑर्गेनिक कहा गया, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डिफरेंशिएशन क्यों हुआ, ये अंतर क्यों आया? क्योंकि आरंभ में या इनिशियली ये माना गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन उन कंपाउंड्स की या उन प्रोडक्ट्स की स्टडी करेंगे जो कि लिविंग बींग्स से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन प्रोडक्ट्स या उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो कि आपको नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि रॉक और मिनरल। तो ये जो डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ये इनिशियल डिफरेंशिएशन था जहां ये माना गया कि जो लिविंग से मिल रहा है या जो कंपाउंड लिविंग बींग से मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे और जो नॉन लिविंग से जो मिल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। बाद में दो ब्रांचेस और डेवलप हुई और वो ब्रांचेस थी फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो भी केमिकल प्रोसेस है उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, फिजिकल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसकी हम केमिस्ट्री स्टडी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं केमिस्ट्री के या केमिकल रिएक्शंस को समझने के या मैटर को समझने के, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं, इस सब का स्टडी जो है
हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री की 4 बड़ी ब्रांचेस हैं जिसका डिटेल में आगे हायर क्लासेस में स्टडी किया जाता है। और हम जो स्टडी करेंगे अब 11th क्लास के अंदर वो है इन 3 ब्रांचों के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों को क्लब करके जो है आपका कंप्लीट सिलेबस है। और आज के लेक्चर में जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी घर पे बैठे हैं और लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो साथ में थोड़ा एक्टिव रहें और चाय कॉफी की व्यवस्था रखें ताकि आपको लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है वो बना रहे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज हम जब सीखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो चीज हमारे अंदर तक जाए। और अल्फा मेंटर क्लासेस की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हर कंसेप्ट बड़ा ही क्लियरली समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो बेसिक्स है, वो बढ़े। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम शुरुआत कर रहे हैं और फर्स्ट जो चैप्टर है द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 12। एनसीईआरटी में ये यूनिट नंबर 12 है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें हम देखिए किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा व्हाई वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए 3 टॉपिक्स हैं जिनका आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर और विद क्लियरिटी कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए अभी हमने डिफाइन किया केमिस्ट्री क्या होती है, ये मैटर की स्टडी होती है। और मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज गॉट मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। तो एक तो व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ऐसा क्यों है कि हम दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, इनके कंपाउंड्स में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। और तीसरा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर एंड मच लार्जर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक के कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा क्यों होते हैं, उसका जो पीछे रीजन क्या है, इसका भी हम जो है आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको हिंदी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बन रसायन। इट इज नोन एज द कार्बन केमिस्ट्री। अब इंग्लिश में नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑब्वियसली आपको पता है केमिस्ट्री का जो बेसिक साइंस का डेवलपमेंट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड जो है वो पॉपुलर हुआ। जब अपन लोग ने इंडिया के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ साइंस का, तो हिंदी में जो नाम है वो कार्बन केमिस्ट्री। बेसिकली कार्बन केमिस्ट्री ज्यादा सही वर्ड है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जानना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये नाम क्यों पड़ा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो वर्ड आता है ऑर्गेनिक, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्गन्स किसके होते हैं, लिविंग बींग्स के होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स के होते हैं। तो आज से 200 साल पहले जब केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन बनी तो ये माना गया इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग बींग्स या प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग बींग्स और द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द living sources, that is the either plants or animals. So we may define the organic chemistry as the study of compounds that were obtained from the living sources. और living sources में क्या हो सकते हैं, plants हो सकते हैं और animals हो सकते हैं। ध्यान से सुनना है आपको, हर चीज को ढंग से समझना है और इस वीडियो लेक्चर को देखते वक्त आपको बिल्कुल ये कंसंट्रेट करना है कि जो बात बताई जा रही है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं और साथ में आपको वो बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वर्ड है वो बेसिकली कहां से आया हुआ, ऑर्गन से आया हुआ है। और ऑर्गन्स किसके होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया लिविंग जो बींग्स हैं उसके आपको ऑर्गन्स, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये बेसिकली स्टडी है, किसकी स्टडी है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज और द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है फिर, देखिए इनऑर्गेनिक का मतलब है स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज। अब नॉन लिविंग सोर्सेज क्या हो सकते हैं, रॉक या मिनरल।
तो बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक वो कंपाउंड्स जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे और दूसरे जो आपके सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। सॉरी। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द living sources and these are obtained from the non-living sources. And obviously the organic chemistry is the study of molecules obtained from the living sources, whereas the inorganic chemistry is the study of the molecules or compounds obtained from the non-living sources. तो ये basic definition थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा एक केमिस्ट्री की स्पेशल ब्रांच माना गया और उसके पीछे जिस साइंटिस्ट का नाम था वो थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एक थ्योरी प्रपोज करी कि व्हाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो स्पेशल and so different from the inorganic chemistry, and that theory is known as the vital force theory. अब देखिए vital force theory क्या है? What is the vital force theory? Vital force theory 1815 में इनमें और एक दो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने इसको प्रपोज किया। तो देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। बर्जीलियस ने 1815 में ये बात कही कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए तो दे कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज बिकॉज दे कैन बी फॉर्म्ड बाय ए मिस्टीरियस फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा होता है जो कि केवल लिविंग बींग्स में यानी जो जीव जंतु है, प्लांट, एनिमल, उन्हीं में अवेलेबल होता है, तभी उनका फॉर्मेशन हो सकता है। आप उनको लैब में नहीं बना सकते। तो अगर आप उनको लैब में नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि आपको लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए उनके फॉर्मेशन के लिए। और बर्जीलियस ने उस थ्योरी को क्या कहा? वाइटल फोर्स थ्योरी। दैट मींस यू नीड अ वाइटल फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड and that is possible only in the living beings. Why it is possible only in the living beings? Because of the God, because they are the creation of God. भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो भगवान क्या देता है? एक स्पेशल फोर्स देता है आपकी बॉडी में जिससे कि आप इनको बना सकते हैं। तो that was the underlying basis of वाइटल फोर्स थ्योरी जिसे बर्जीलियस ने प्रपोज किया और कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है और वाइटल फोर्स जो है वो केवल लिविंग बींग्स में अवेलेबल होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो केवल लिविंग बींग्स में पॉसिबल होगा। दैट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 1815 बाय द बर्जीलियस। लेकिन इस थ्योरी को बाद में एफ वोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे और एफ वोलर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे और 1828 में इन्होंने अपनी लैब में एक्सीडेंटली, नॉट प्लांट बट एक्सीडेंटली, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक सोर्सेज से या नॉन लिविंग सोर्सेज से। तो बर्जीलियस ने क्या कहा था कि भाई वाइटल फोर्स चाहिए और जो कि वो लैब में नहीं होता है, केवल लिविंग बींग्स में होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते। लेकिन इस थ्योरी को सबसे पहले डिस्कार्ड किया या इस थ्योरी को सबसे पहले इसे ऑब्जेक्ट किया वो थे एफ वोलर 1828 में और इन्होंने लैब में क्या बनाया? यूरिया बनाया। यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग बींग्स के यूरिन के अंदर अवेलेबल होता है, वो नॉन लिविंग सोर्स से आप नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो यूरिया का फॉर्मेशन वोलर के द्वारा लैब में किया जाना ये दर्शाता है या बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी ये थ्योरी सही नहीं है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहला जो ब्लो दिया या उसको जो रिमूव किया that was the F. Wöhler in 1828 by preparing urea in the lab. Actually वो यूरिया नहीं बनाना चाहते थे, वो एक्चुअली अमोनियम साइनेट बनाना चाहते थे, लेकिन अमोनियम साइनेट बाद में रीअरेंज होकर मतलब बदल कर यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो इट वाज एन एक्सीडेंटल फॉर्मेशन। तो देखिए वो केमिकल रिएक्शन क्या थी जिसके माध्यम से एफ वोलर ने 1828 में यूरिया बनाया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर दो कंपाउंड्स
अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की केमिकल रिएक्शंस कराई और इससे इनको क्या मिला, अमोनियम साइनेट मिला और साथ में पोटेशियम सल्फेट। दैट वाज द केमिकल रिएक्शन जो कि एफ वोलर ने 1828 में अपनी लैब में की। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप देख सकते हैं उनको क्या मिला, अमोनियम साइनेट। लेकिन ये अमोनियम साइनेट जो है वो हीट की प्रेजेंस में रीअरेंज होकर उसने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया, NH2Cl। तो दिस इज द अमोनियम सल्फेट और इसकी रिएक्शन किससे हुई, पोटेशियम साइनेट से। किससे हुई, पोटेशियम साइनेट से। और क्या बना उससे, अमोनियम साइनेट बना, अमोनियम साइनेट, और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ, यूरिया में हुआ, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि वोलर वाज द फर्स्ट टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब एंड दिस गिव अ स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। वोलर के बाद में दो साइंटिस्ट और हुए जिन्होंने इस थ्योरी को रिमूव करने में रोल प्ले किया एंड दैट वाज द कोप्स। कोप ने किसका प्रिपरेशन किया, एसिटिक एसिड का किया लैब के अंदर, और दूसरे थे बर्थलोट। बर्थलोट ने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन है CH4 उसका लैब में सिंथेसिस किया। तो बाय द एंड ऑफ दिस वन इन दोनों साइंटिस्ट के काम 1845 में इन्होंने सिंथेसिस किया, 1856 में बर्थलोट ने किया। तो एसिटिक एसिड और अमोनिया के फॉर्मेशन के बाद में ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बेसिक मानी गई बर्जीलियस द्वारा, उसको साइंटिस्ट ने भी डिस्कार्ड कर दिया और ये माना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी वैसे ही बनाया जा सकता है लैब में जैसे इनऑर्गेनिक, पर चूंकि ये नाम प्रचलन में आ गया तो फिर उसको कंटिन्यूएशन में रखा गया। तो ये जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज, ये साइंटिफिकली सही नहीं है। तो बाद में एक नई डेफिनेशन जो है वो आई, साइंटिफिक या मॉडर्न डेफिनेशन, और देखिए वो किस प्रकार से थी, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक जो आइडिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्लियर होगा, और लेक्चर में आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, और अपने नोट्स साथ में बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो काफी टॉपिक्स और काफी मैटर आएगा। अगर आप उनसे अपने साथ में नोट्स बनाएंगे तो कनेक्टेड रहेंगे, तो डिसकनेक्ट नहीं होना है। घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आपको साथ में चाय कॉफी के साथ में इस चीज को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है आपके लिए, तो हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर। लेवोजियर ने, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हैं उनमें दो एलिमेंट आर फॉर श्योर, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट श्योर होंगे, एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। उसके अलावा कुछ अमाउंट्स में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजेंस मिल सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ये एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, लेकिन मेन एलिमेंट होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो लेटेस्ट या मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए व्हाट इज द latest or the modern definition of organic chemistry, that is it is the study of hydrocarbons. It is the study of hydrocarbon and its derivatives. Basically organic chemistry is the study of the hydrocarbons. Hydrocarbons compounds of carbon and hydrogen, and along with few other elements, mainly carbon and hydrogen. So we can define the modern definition of organic chemistry as the, it is the study of hydrocarbon and their derivatives. So we can define the organic chemistry as the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives. अब obviously hydrocarbons क्या है और उनके derivatives क्या हो सकते हैं, अपन दो एग्जांपल के साथ में इसको क्लियर करते हैं। What do you mean by the hydrocarbons and their work? तो देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब
CH4 मीथेन या CH3 जिसको कहते हैं इथेन। यानी ये तो हो गया आपके सामने मीथेन, और सॉरी ये है आपके सामने मीथेन और ये है इथेन। तो ये हाइड्रोकार्बन्स है और इनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। तो क्या स्टडी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर है, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका कंपोजिशन है। तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी या इनके डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे होंगे, अगर मीथेन है इसमें आपने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया, क्लोरीन से कर दिया, तो आपको क्या मिला, अगर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आपने 4 क्लोरीन से कर दिया तो ये बना CCl4। अब CCl4 में आप देखिए कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो क्या इसको अपन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं, लेकिन इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से आपको ये मिला है CCl4। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न केवल अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे बल्कि उनके डेरिवेटिव जो है उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो CH4 में से आपने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया और क्लोरीन और CCl4। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आई थिंक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। और बेसिक जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कोई भी आपसे पूछता है, कहीं भी पूछता है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं दोनों डेफिनेशन, पुरानी वाली भी जिसमें ये माना गया था कि स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स है, और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना। तो दो डेफिनेशन है, दोनों में क्लियर है। और आपके सामने एग्जांपल्स भी है कि हाइड्रोकार्बन्स कहाँ होंगे, कई सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका अपन डिटेल्स में लेंगे और उनके डेरिवेटिव भी डिटेल्स में लेंगे। हम अब जानना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, what is the basic difference between the two? First is the difference of composition. What is the difference between the composition? First is the composition. The inorganic compounds basically consist of 2 or more atoms of all known elements. जितने भी known elements हैं उनके 2 या ज्यादा एटम्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मेनली कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन और द डेरिवेटिव व्हिच मे हैव द नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये हो सकते हैं, दैट वाज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड है आपके सामने डिफरेंस बिटवीन द नंबर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लिमिटेड इन नंबर, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 तक एलिमेंट्स हो गए हैं, they have got the limited numbers, whereas in the organic we have very large number of organic, large number, yani billions of compounds are there which are there in the organic compound, and we will study them in detail why the organic compounds are such a large in number, इतने large number में क्यों है ना। But the number is that inorganic are limited in number compounds, whereas the organic are invariant. Then we have the linkage. कौन सा केमिकल बॉन्ड है जो एटम्स के बीच में जो जोड़ने वाला फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो लिंकेज कहलाता है। वो कौन सा है, इनऑर्गेनिक के अंदर जो लिंकेज है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लिंकेज है वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है बेसिकली आपने इनिशियल 11th का चैप्टर है केमिकल बॉन्ड उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखिए डिफरेंस क्या है। इन आयनिक बॉन्ड के अंदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, whereas in the covalent there is the sharing of the electron, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड कब करता है, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको समझना होगा कि डिफरेंस क्या है। वापस मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि एक तो कंपोजिशन के अंदर ऑल नोन एलिमेंट्स के 2 या उससे ज्यादा एटम्स, मेनली कार्बन एंड नाइट्रोजन along with the few elements, that is the composition of organic compounds. The number inorganic are limited in number, organic are have got very large number. In linkage, here it is the ionic bond and here is the covalent bond. तो साथ में आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए एक्टिव रहना है,
अपने नोट्स बनाने हैं और ये समझना है कि ये इंपॉर्टेंट है और आपके जो बेसिक आइडियाज हैं जो केमिस्ट्री के बारे में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उसका ये आधार है। तो प्रॉपर्ली फॉलो करना है और रिलैक्स मोड में नहीं रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देखिए क्या है बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन वी कम टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, इनऑर्गेनिक आर वेरी गुड कंडक्टर and they are conductor either in the molten state or in the aqueous solution. And why they are conductor? Because of the presence of ions. देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आयंस होते हैं और आयंस कौन से स्टेट में होंगे? क्या तो मॉल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में होंगे या जब वो उनको आपने वाटर में डिसॉल्व कर रखा होगा। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली पुअर और बैड कंडक्टर। ये देखिए बेसिक डिफरेंस है, जनरल डिफरेंस है। देयर आर एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द सॉल्युबिलिटी। दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे आपके सामने? जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एक्सेट्रा। और ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया आपके सामने CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं, बेंजीन है, CCl4 है, उसमें होंगे। तो इसमें रीजन क्या है? लाइक डिसॉल्व्स द लाइक, ये डिफरेंस है। और देखिए नेक्स्ट जो है पॉइंट जो डिफरेंस का है इनके बीच में बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वी हैव नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द नेचर। नेचर में ओरिजिन, जैसे कि अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दीज कम फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज and these come from the living sources. तो लिविंग सोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, इसमें रॉक्स और मिनरल्स होंगे। तो दैट इज द दिस वन। देन वी हैव द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, these have generally higher value of melting and boiling, and these have comparatively lower value of melting and boiling point. Reason क्या है? Because here the attractive forces are polar or ionic, जो कि stronger होते हैं, because the polar and ionic forces are stronger, whereas the non-polar attractive forces are weaker. तो नॉन पोलर फोर्सेस होंगे किसमें होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे और वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं? वीकर होते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंबशन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स rarely undergoes combustion, that means these are incombustible, and they undergo combustion in the presence of either air or oxygen. इसके साथ में अपन दे सकते हैं स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। स्टेबिलिटी किसकी? दे आर स्टेबल टू हीट, यानी जो हीट है उसके प्रति स्टेबल होते हैं और ये हीट के प्रति क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, अगर हीट का प्रभाव दोगे तो वो डीकंपोज हो जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली दे आर बेसिकली इनकम्बस्टिबल विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, दे आर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू हीट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द रिएक्शंस। Inorganic reactions are fast and generally takes place in the aqueous solution. Inorganic reactions fast होती हैं और aqueous solution में होती है। These are slow and depend upon the external factors like temperature, pressure, catalyst, etc. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी होंगी स्लो होंगी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, इनऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट होगी, और एक्वस सॉल्यूशन मोस्टली जो वाटर में है वो होगी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइसोमेरिज्म।
दे डोंट शो द आइसोमेरिज्म। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज द आइसोमेरिज्म। This is the point of difference between the two. And then we have the next point of difference, that is between the systematic study. Not possible in the case of inorganic compound because these do not form the homologous series. अब homologous series क्या है डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. Whereas these forms the homologous series and therefore the systematic study is possible. So these are the few points of difference between the organic compound and the inorganic compound. इसमें हम ब्रॉडली अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या लार्ज होती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, इनके रिएक्शन स्लो होते हैं, नेचर में ये लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सच इन लार्ज नंबर. ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने लार्ज नंबर में क्यों है? एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो लेक्चर, व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सच लार्ज इन नंबर. और उसके दो रीजंस हैं मेरे ख्याल से कि दो रीजंस अब तक आपने काफी लेक्चर सुना है और लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर. एंड देयर आर द टू प्रॉपर्टीज, वन इज द कैटिनेशन एंड सेकंड इज द आइसोमेरिज्म. तो देखिए कैटिनेशन क्या है. कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम. कार्बन अपने जैसे ही दूसरे एटम से जुड़कर लंबी चेन्स बना सकता है. वो चेन ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है. तो कैटिनेशन इज अ मेजर रीजन दैट कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म. व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मींस अ कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. यदि मान लीजिए आपके सामने एक C4H10 है, इसको दो तरीके से अपन लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी केवल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और दूसरा है कैटिनेशन. कैटिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन में ही होता हो, कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी है, वो बनाता है, लेकिन कार्बन का कैटिनेशन ज्यादा इफेक्टिव है. व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव? बिकॉज दैट ऑफ द हायर एनर्जी. 355 किलोजूल पर मोल एनर्जी अवेलेबल है, जबकि सिलिकॉन के अंदर जो एनर्जी है वो 200 किलोजूल पर मोल है. तो आप देखिए कार्बन जब भी कंपाउंड बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि सिलिकॉन कम स्टेबल. So that was all about why we have the large number of organic compounds. So dear students, आज हमने जाना बेसिक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने लार्ज नंबर में क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म. So we will continue in the next lecture about the organic chemistry और fascinating organic chemistry. इतनी शानदार जानदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच for listening this lecture, the basics of organic chemistry.